और ये तमाम उल्लुओं की बटालियन जो है लुल्लू मॉल जाकर जलील होकर आ रही है। देख लुल्लू आ जाएगा, लुल्लू लुल्लू लुल्लू। तो हम ये सोचते थे आखिर ये लुल्लू क्या होता है। आप समझ में आया कि जो लुल्लू होता है ये जो यूसुफ अली है यही लुल्लू है। भक्तों को मॉल से प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों को मियाँ भाई से प्रॉब्लम है कि उसके जो ऑनर हैं वो क्यों यूसुफ अली इतने अमीर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के तो इतने गरीब। जल समाधि लिए होती तो हम इसकी बरसी बना रहे होते आज कि भाई परमहंस को मरे हुए 1 साल हो गया, जल समाधि लेके मर गया। जिहाद का अड्डा है, ये आतंकवाद का अड्डा है, हम हनुमान चालीसिया पढ़ेंगे, वो भी करके देंगे। चलो लुल्लू मॉल, चलो लुल्लू मॉल। तो सारे उल्लू जो है वो लुल्लू मॉल की तरफ जा रहे हैं। तक कहा था कि उदयपुर में कन्हैया लाल जो मरा वो नुपुर शर्मा की वजह से मरा है। अब यही सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि नहीं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, आटे पे लगा दिया, मछली पर लगा दिया, सामान पे लगा दिया, 80 रुपए वाला तेल 200 के पार कर दिया। आप देखिए तमाम जितने चवन्नी चोर नेता थे सब खत्म हो गए, आपको होर्डिंग वोटिंग नजर नहीं आएगी। जितने भावी प्रत्याशी नजर आ रहे थे पता नहीं कहाँ जाके बेचारे चले गए, मुंह छुपा के पड़े। देखो अगर तुम्हें पता हो ये लुल्लू मॉल जो है, अगर आप इसको इस तरह देखें कि वाकई लुल्लू से पहले माएँ डराती थी, ओए चुप हो जा, देख लुल्लू आ जाएगा, लुल्लू लुल्लू लुल्लू। तो हम ये सोचते थे आखिर ये लुल्लू क्या होता है। आप समझ में आया कि जो लुल्लू होता है ये जो यूसुफ अली है यही लुल्लू हैं। और इनका जो लुल्लू मॉल है वाकई एक टेरर की तरह देखा जा रहा है कि इतनी दहशत पैदा कर दी है भक्तों के। फर्जी भक्त जो इससे इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, और हर कोई दौड़ पड़ रहा है अपना आप को चमकाने के लिए, चलो लुल्लू मॉल। और ये तमाम उल्लुओं की बटालियन जो है लुल्लू मॉल जाकर जलील होकर आ रही है। आप ही देखिए कि योगी जी को यहाँ तो सैल्यूट बनता है कि योगी जी अगर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तुम बेरोजगारों को रोजगार देने चाहते हैं, वैसे तो तुम बड़ी टांग खींचते हो, अरे बीजेपी हमारे रोजगार खा गई, हमारे साथ ये कर दिया। अब अगर योगी जी उत्तर प्रदेश को वाकई डिजिटलाइज करना चाहते हैं, और ये देखिए कि 2000 करोड़ का एक मॉल बना जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल था। भक्तों को मॉल से प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों को मियाँ भाई से प्रॉब्लम है कि उसके जो ऑनर हैं वो क्यों यूसुफ अली इतने अमीर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के तो इतने गरीब फुकरा मुसलमान नजर आते हैं, और वो वल्ला हबीबी इतने अमीर कि उनके 24 मुल्कों में उनका बिजनेस चलता है। अब योगी जी अगर तुम्हें अमीर बनाना चाहते हैं, तुम्हें रोजगार देना चाहते हैं, और योगी जी अगर सत्ता में बैठने के लिए, सेंटर में बैठने के लिए सन 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा ग्रुप जो योगी जी को नहीं चाहता कि वो प्रधानमंत्री बने, वही तमाम अपने आप को चमकाने के लिए लुल्लू मॉल के बाहर जाते हैं। और योगी जी ने पहले ही कह दिया कि जो भी लुल्लू मॉल के बाहर जाकर अराजकता मचाएगा उसको पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी और टैटू बनाएगी। तो परमहंस जो है ये भी जलती हुई बत्ती है, इसको देर से समझ में आता है और ये हर काम देर से करता है। आपको तो याद है इसने एक दफ़ा क्या कहा था, जल समाधि लूँगा, मुकर गया। भाई जल समाधि लिए होती तो हम इसकी बरसी बना रहे होते आज कि भाई परमहंस को मरे हुए 1 साल हो गया, जल समाधि लेके मर गया। लेकिन ये झूठा मक्कार आदमी है, बताओ योगी जी से मुकाबला करने आया ये फर्जी भक्त, किस तरह जलील होकर गया, किस तरह उसको वहाँ धक्के देके निकाला। तो लुल्लू मॉल को अगर उत्तर प्रदेश वाले अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कि वाकई आपको बिजनेस मिल रहा है, हर हथकंडा फेल हो गया कि मुसलमानों का है, 80% मुसलमानों को जॉब दी। जब वहाँ के प्रबंधक ने कहा कि नहीं यहाँ पर 80% हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को जॉब मिली, 20% में मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरी कम्युनिटी में। अब ये दूसरा पैंतरा लेकर आए कि ये जिहाद का अड्डा है, ये आतंकवाद का अड्डा है, हम हनुमान चालीसिया पढ़ेंगे, वो भी करके देख लिया। तो यानी हर हथकंडा फेल है। बस ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भिखमंगा प्रदेश बनाकर करें। और क्यों योगी जी ने इतनी हिम्मत करी कि वहाँ के युवकों को रोजगार देने की कोशिश करी, उसी का एजेंडा है कि लुल्लू मॉल से ये तमाम लश्कर उल्लू जो हैं वो डरे हुए हैं। मैम लेकिन नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है, मस्जिद है, अपने घर में पढ़े, आप मतलब अड्डा बना दिया है, लोग कहीं भी नमाज पढ़ेंगे क्या, कहीं पूजा नहीं। तो आप देखिए ना, नमाज पढ़ने का जो वीडियो निकल कर आया है, कोई भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट होती है, 18 सेकंड की नमाज हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज जो निकल कर आए, जो पुलिस दे रही है, वो 18 सेकंड में जिधर मुँह उठाए नमाज पढ़ ली। वहाँ भी लग रहा है कि कोई ना कोई एजेंडा था इस मॉल को बदनाम करने के लिए, और प्री प्लान वो नमाजी आए, पहले उन्होंने ग्राउंड में पढ़ने की कोशिश करी, फिर फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ने की कोशिश करी, वहाँ से भगाया, फिर सेकंड फ्लोर पर जल्दी से जाकर 18 सेकंड में जिधर को मुँह उधर उठा के नमाज पढ़ी और भाग निकल गए, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो भाई ये भी एक इनकी साजिश है। यहाँ भी तमाम का तमाम RSS का एजेंडा बेनकाब हो गया। और फिर दोबारा देखिए वहाँ जाके जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक जो है वो पूजा पाठ नहीं होगी, वहीं पर बैठ के वो हनुमान चालीसा मोबाइल में देख देख के रट्टे मारकर पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद सबको ये लग रहा है कि इस वक्त ट्रेंड में उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ योगी जी का लुल्लू मॉल चल रहा है, जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन करा। तो हर एक कोई अपने आप को चमकाने के लिए चलो लुल्लू मॉल, चलो लुल्लू मॉल। तो सारे उल्लू जो हैं वो लुल्लू मॉल की तरफ जा रहे हैं। मैम जिस तरह से नूपुर
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को स्टे लगा दिया है, गिरफ्तारी नहीं हो सकता है तमाम मामलों में जो है, तो किस तरह से देख रहे हैं? कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली पुलिस रेड कॉर्पेट बिछा रही है, तमाम जो है बातें सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो सब फिर कह रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। भाई यहाँ से तो ऐसा लगता है कि भारत के हालात देख के सुप्रीम कोर्ट भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले क्या ना बोले, क्या स्टेटमेंट दे। आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नुपुर शर्मा अगर ये सोच रही है कि उसके लिए रेड कारपेट बिछेगा अदालत में और उसका इस्तकबाल होगा और उसने जिस तरह की हरकत करी है, उन्होंने तो पूरे भारत की बर्बादी की जिम्मेदारी, पूरे भारत की गरिमा की जो ऐसी तैसी लगी है उसकी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा को दे दी। तो उन्होंने तो ये तक कहा था कि उदयपुर में कन्हैया लाल जो मरा वो नुपुर शर्मा की वजह से मरा है। अब यही सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि नहीं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, दूसरी तरफ यही सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार क्यों करा गया, और एक के बाद एक उनको चक्रव्यूह में, या ये कहिए मेरी तरफ से अगर कहें तो मैं तो ये कहूँगी FIR के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। एक जगह से वो बरी नहीं होते दूसरी FIR लग जाती है। और कमाल की बात यह है कि मोहम्मद जुबैर में और नुपुर शर्मा में कितना फ़र्क है। मोहम्मद जुबैर एक सच्चा जर्नलिस्ट जो आपको बता रहा था कि ये न्यूज़ गलत है और ये सच्ची है, और नुपुर शर्मा जिसको पूरी दुनिया ने फ्रिंज एलिमेंट का, खुद बीजेपी ने उसको लात मारते हुए कहा कि ये हमारी पार्टी की फ्रिंज एलिमेंट है, इसलिए हम इसको पार्टी से धक्का देके बाहर निकालते हैं। तो उस पर तो पुलिस वाले अब तक पूछने भी नहीं गए कि बहन तूने ऐसा क्यों करा था। लेकिन जुबैर ने, मोहम्मद जुबैर ने, क्योंकि वो एक उर्दू नाम है, उसने जब ये कहा कि इन लोगों की वजह से आस्था जो है आहत हो रही है। और जुबैर ने, अगर आपको याद हो, एक और वहाँ का एक पंडित पुजारी था, उसने अयोध्या में ये कहा था कि मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करना चाहिए, तो उसकी वीडियो भी उन्होंने लगाई थी। तो उस पर वहाँ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा कि ओ जुबैर तूने जिसके बारे में कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी संत महंत हैं ये सारे बलात्कारी हैं, यही मतलब था पुलिस का वहाँ का। और अगर तुम इसके बारे में कह रहे हो तो ये हमारे यहाँ रेपुटेटेड समझे जाते हैं, क्योंकि इनका तो एक भी संत और महंत ऐसा है नहीं जो बलात्कारी ना निकले। इसलिए जुबैर पर FIR कर दी गई कि उसने उस संत के बारे में क्यों बोला कि जो बलात्कारी था और बलात्कार करने की बात कर रहा था। बारे में तो कोर्ट को ये भी चिंता है कि उनके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं इतनी। हाँ, तो ये अजीब अजीब सी, आपको नहीं लगता कि कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं? अरे वो बंदा जेल में पड़ा हुआ है, 22 दिन जेल में हो गए, तीज त्योहार जेल में गया उसका, एक ऐसा सच्चा आदमी, जबकि संविधान के ही मुताबिक अगर आपको 3 साल की जेल का प्रावधान है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। जुबैर पर जितनी भी FIR इन्होंने फर्जी करी है उनमें सिर्फ प्रावधान 3 साल की जेल हो सकती है, उसके बावजूद जहां पर जेल हो नहीं सकती पुलिस उठा कर ले जा रही है, FIR करे जा रही है। तो यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि वाकई इस वक्त पत्रकार और पत्रकारिता भी खतरे में है। मैम, जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया, जहाँ देखा जाए कि लखनऊ में जो है उजमा जो परवीन है CNRC में थी, उनको गोली चला जाता है, या आरफा खानम जो शाहीन बाग की प्रोटेस्ट में थी CNRC में आप भी थी, उनके घर को पुलिस छावनी बना देती है। तो किस तरह से देख रही है सब मुद्दे? नहीं, उज़मा परवीन की आपने बात करी, उज़मा परवीन का लगातार मेरे पास भी कांटेक्ट होता रहता है। वो लगातार उसका यही है कि वो 10-15 दिन से यही कह रही थी कि अमन अपी मेरे पे हमला होने वाला है, मुझे लगातार थ्रेड मिल रही है, लगातार मेरे पे इस पे ट्विटर पे मेरे बारे में लिखा जा रहा है, मेरे बारे में गंदगी बोली जा रही है, मुझे फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं। उसने बाकायदा कंप्लेन भी करी, और उसके बावजूद अगर रात के 9 बजे उस पर घंटा घर पर उस पर गोली चलती है तो ये समझ में आता है कि शासन प्रशासन कितना चाक बंद है। ये वही शासन प्रशासन जो कहता है कि रात को स्कूटी पर बैठ के महिला जेवर लाद कर आराम से शोरूम का, गोल्ड के शोरूम का मॉडलिंग कर सकती हैं। तो फिर उज़मा परवीन पे ऐसा क्यों हुआ? एक बुरखे वाली महिला जो रात को निकले और उस पर गोली चला दी जाए, और बाकायदा उज़मा परवीन की हाथापाई होती है, और उस हाथापाई में वो जो बंदूक करता होते हैं वो जब गोली चलाते हैं तो ज़मीन में लगती है, वहाँ शैल मौजूद है, और अभी तक नहीं पकड़ा गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो ये गलत है। और जैसे आपने कहा शाहीन बाग पे भी आपने कहा कि एडवोकेट आरफा हैं, तो एडवोकेट आरफा का मामला अलग है कि कल आप देखिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था बीजेपी वालों का भी, और वो भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांग रही थी। तो उनका सिर्फ इस वजह से हुआ कि कहीं बीजेपी वाले और ये सामने ना आ जाए, बीजेपी के जो लोग थे वो पहले ही परमिशन ले चुके थे, इसलिए पुलिस वालों ने उनके घर आकर रोका ताकि वो प्रोटेस्ट करने ना जाएं। मैम, GST को लेकर आजकल देश में बड़ा हंगामा है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। तो क्या कहती हैं आप, जब आटे पे भी GST लगा दी जाए और उस हवाई चप्पल पे भी जिसे कहा जा रहा था कि उसे पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते थे, क्या कहती हैं? नहीं, देखो भाई, GST पे मुसलमानों को सब ज़्यादा खुश होना चाहिए मेरे लिहाज से, कि जिन मुसलमानों के पकड़ के टेंट पे पकड़ के ये कहते हैं हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे ये हो रहा है वो रहा है, तो कम से कम सरकार ने मुसलमानों के लिए तो बहुत अच्छी राहत रखी। आप ये देखिए, ना तो मटन पर GST लगा, ना चिकन पे GST लगा, ना मीट पे GST लगा। GST किस पे लगा? पनीर पे लगा,
आटे पे लगा, तो दूध दही पे लगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पहली बार सरकार ने मुसलमानों को बड़ी राहत दी है। और रही बात ये जीएसटी की, मैम, तो क्या यहाँ है पर कि मुसलमान ही बस चिकन खाता है, हिंदू नहीं खाते। नहीं, अगर भाई बदनाम तो मुसलमान ही है। आप देखिए बकरीद पे सबसे ज्यादा जो टारगेट करा जाता है ईद उल अजहा पे मुसलमानों को, हाय हाय तुम जीव को खा जाते हो, तुम ऐसा करते हो। ये वाली बात सही है कि चिकन जो 30-40 रुपए किलो होना चाहिए था वो 200 रुपए चल रहा है, क्योंकि नॉन मुस्लिमों ने खाना शुरू करा। जो आप देखिए बीफ जो 80 रुपए चल रहा था, जब वो इंटरनेशनल सप्लाई पे आया तो भारत में 300 रुपए हो गया, लेकिन मुसलमानों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा। लेकिन जीएसटी का जो ये लागू कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो सरकार है ना, ये गुर्बत कम नहीं करना चाहती, ये गरीबों का ही सफाया कर देना चाहती है, गरीबों को मारना चाहती है। आटा चावल पे जो जीएसटी लगा, आप तो बिरयानी भी तो खाती हैं फिर। नहीं तो वो तो एक मैंने कहा ना, वो तो एक मटन पे चिकन पे तो एक मजाक की बात है कि नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितना जुल्म है। आप जीएसटी कैसे लगा सकते हैं, खुदरा चीज पे कैसे लगा सकते हैं। अभी ब्रेड पे देखिए 30 रुपए वाली ब्रेड सीधी 50 रुपए पर चली गई। आटे पे लगा दिया, मछली पर लगा दिया, सामान पे लगा दिया। 80 रुपए वाला तेल 200 के पार कर दिया। आप देखिए गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए था वो 1100 पे चला गया। तो सरकार को ये वाली बात क्लियर करनी चाहिए कि सरकार गरीबों को मारना चाहती है या गरीबी को मारना चाहती है। स्कूली बच्चे हैं जो शार्पनर यूज करते हैं, जो स्कूल पेंसिल यूज करते हैं, उस पे भी लगा दिया गया है जीएसटी। अरे पहली बार 75 साल के रिकॉर्ड में पहली बार आपके कॉपी किताब पर जीएसटी लगा है, यानी पहली बार ये शिक्षा पे लगा रहे हैं। और आपको उससे बड़ी बात बताऊं मैं, बहुत सारी स्टेटों ने तो सर्कुलेशन जारी कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो कावड़ सेवा जाकर करेंगे, कावड़ियों के जाके पैर दबाएंगे शिक्षक। यानी तो तालीम देते, स्कूल तो बंद कर दो भैया, तुम मत पढ़ाओ, लेकिन हाँ कावड़ियों की जाके तुम खिदमत करो। तो भारत की सरकार जो है वो सिर्फ मजहब पे चलना चाहती है, इनको स्कूल से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, कॉपी किताब से मतलब नहीं है, बस धर्म की अफीम दे दिए। लगातार तुम उसको चाटते रहो और ये एंटीबायोटिक तुम खाकर बस मंदिर में और मस्जिद में घंटे बजाते रहो। सरकार तो कहती है कि पहली बार मजबूत सरकार आई है, इसीलिए कड़े फैसले ले रही है। सरकार वाकई मजबूत है, ये वाकई बहुत मजबूत है, दुनिया की मजबूत तरीन सरकार है कि जो भी इसकी नीतियों के खिलाफ बोलता है वो जेल में चला जाता है, जो भी इनके खिलाफ सवाल करता है उस पर यूएपीए लगा देती है। सरकार इतनी मजबूत हो गई, शायद इतना मजबूत हिटलर भी नहीं होगा। सरकार जो होती है वो डेमोक्रेसी से चलती है, लेकिन ये सरकार एक ऐसी है जो तानाशाही सरकार है। इसने इतनी लूट खसोट मचाई कि दुनिया की नंबर 1 अमीर तरीन जो पार्टी वो बीजेपी है। इतना पैसा जमा कर लिया कि जो पहले विधायक जीत के आते थे अब वो टूट कर आते। आप देखिए हर स्टेट में एक पैदा करा जा रहा है, एक नाथ शिंदे पैदा करा जा रहा है। हर स्टेट में बैक टू बैक जो है वो सरकार गिराने की साजिश चल रही है। और कमाल की बात है, एक गद्दारी को एक आप अच्छी खासी बनी बनाई सरकार को गिरा, कहते हैं चाणक्य नीति है, यानी नीति भी चेंज कर दी, चाणक्य को भी बदनाम कर दिया। चाणक्य होता खुदकुशी करके मर जाता, हाय हाय मेरी इतनी बुरी नीतियां थी। चाणक्य एक सोच थी जो एक चालाकी दिखाती थी। चालाकी थोड़ी तो मक्कारी है कि आप बनी बनाई स्टेट को सरकार को गिरा दें, खरीद के अपने पाले में लिया और फिर कहते हैं हमने करा। जैसे बिहार में देखा आपने, महाराष्ट्र में देखा, और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में देखा और ऐसी चीज़ अब आपको मिलेंगी कि बीजेपी ने इतना पैसा जमा कर लिया है कि ये सरकारों को बाकायदा गिरा गिरा कर पूरे भारत में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि सन 2024 में पूरा इनका ये एजेंडा है कि 24 के बाद भारत में इलेक्शन होना बंद हो जाए। जैसे दिल्ली में आपने देखा कि एमसीडी का क्लियर है लगभग कि दिल्ली में अब एमसीडी का इलेक्शन होया ही नहीं करेंगे। अब आप देखिए तमाम जितने चवन्नी चोर नेता थे सब खत्म हो गए, आपको होर्डिंग वोटिंग नजर नहीं आएगी। जितने भावी प्रत्याशी नजर आ रहे थे पता नहीं कहाँ जाके बेचारे चले गए, मुंह छुपा के पड़े हुए हैं। आप पूरी ओखला की पॉलिटिक्स आपको देखिए सुन्न पड़ी हुई है। आपको बकायदा कोई पोस्टर भी नहीं मिला होगा, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि अब वाकई नहीं होंगे तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब के बार जो दिल्ली में आप ये देखिए जो केजरीवाल की सरकार है शायद ये भी ना आए, क्योंकि वहाँ से भी ख़त्म करने के चक्कर में सेंटर को अंडर में दिल्ली को लाने का बीजेपी का एजेंडा है, ताकि पूरी पावर बीजेपी के हाथ में आ जाए और दिल्ली को पूरे कंट्रोल में लेकर चलें। मैम आईबी की रिपोर्ट आई है जिसमें जो है आतंकवादी जो है बीजेपी के नेताओं को लगातार टारगेट कर रही है। टॉप लिस्ट पे गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है। आईबी की रिपोर्ट है, आप कह रही है कि तमाम भाजपा खरीद फरोख्त में लगी हुई है। यहाँ नहीं तो आप तो ये देखें ना, तमाम जितने भी आतंकवादी देशद्रोही हैं वो तमाम के तमाम बीजेपी के साथ तो काम कर रहे हैं। जितने भी इस 3 साल में 4 साल में पाकिस्तान की जासूसी करते हुए लोग पकड़े गए वो तमाम के तमाम, कोई पंडित था, कोई आचार्य था, कोई मिश्रा था, सारे के सारे नॉन मुस्लिम था। नहीं बताया आप कश्मीर